नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद जुदा होने वाला है। खासकर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों के प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज 19 अप्रैल को जोर आजमाइश करेंगे। वो बस्तर से संभावित प्रत्याशी हैं। ये मान के चलिए कि लगभग वो कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं, खाली औपचारिक घोषणा बाकी है। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था। भारतीय जनता पार्टी 1998 से बस्तर को अपना गढ़ मानकर चल रही थी और बस्तर के ही इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने किरण सिंह देव को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और महेश कश्यप को भाजपा ने 2 मार्च को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यदि दीपक बैज यहां से चुनाव हारते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। दूसरी तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप यहां से चुनाव हारते हैं तो किरण सिंह देव के ऊपर इसका ठीकरा फूटेगा। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी दोहरी जवाबदारी इस इलाके से बनती है। इंदिरा हत्याकांड के बाद 1984 में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, तब मनकूराम सोडी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। उसके बाद के भी 2 चुनाव यानी कुल 3 चुनाव मनकूराम सोडी लगातार वहां जीत चुके थे, 1984, 1989 और 1991। 1996 में महेंद्र कर्मा यहाँ से निर्दलीय निर्वाचित हुए। 1998 में बलिराम कश्यप यहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिनेश कश्यप 2014 में यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। 2019 का चुनाव वे दीपक बैज से हार गए। तो ये तो बात हुई बस्तर के पिछले 10 चुनाव की, लेकिन मौजूदा समय जिस तरह से भाजपा के पक्ष में हालात हैं, वहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। करीब 3 महीना पहले हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में जिस तरह से जबरदस्त 13% से ज्यादा की उछाल ली थी, उसके बाद बस्तर में जहां भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, वहां 12 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस तरह से भाजपा का मनोबल प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। मोदी लहर और मोदी गारंटी पर सवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त छत्तीसगढ़ में उत्साह में ही नहीं बल्कि अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। जबकि बस्तर से कवासी लखमा अपने पुत्र हरीश लखमा के लिए लॉबिंग कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिली। कोंटा क्षेत्र से वे लगातार 1998 से निर्वाचित होते आ रहे हैं, उनका अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में दीपक बैज के लिए वो कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसे हालातों को समझने के लिए हमने ग्राउंड पर कई सूत्रों को तैयार किया। उसके बाद ढेर सारी बस्तर से जानकारी शुरुआत में ही निकल कर आ रही है। बात जब बस्तर की हो रही हो और नक्सल समस्या की चर्चा न हो तो यह बात कुछ अधूरी होगी। 1957 मतदान केंद्र है यहाँ पर, जहाँ 14 लाख मतदाता अपने प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे, उनका भविष्य तय करेंगे। वनांचल के इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और उसके अनुषंगिक संगठन से जुड़े हुए लोग ये समझाने की कोशिश करने में सफल हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। वहीं दूसरे कांग्रेस के पास इस वक्त कोई एक मजबूत नेतृत्व न तो राष्ट्रीय स्तर पर है और न ही प्रदेश स्तर पर। हालांकि पुराने सीएम भूपेश बघेल खुद को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पर्याय बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जनाधार वाले नेता खुद को नहीं बना सके। जैसा कि कांग्रेस के पुराने दिग्गज विद्याचरण शुक्ला और अजीत जोगी की इमेज हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार वाले दिलीप सिंह जुदे हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसे नेताओं का अभाव हो चुका है जिनके पास खुद का अपना जनाधार हो, अपनी पार्टी से अलग। विद्याचरण शुक्ला 5 बार महासमुंद से लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। रायपुर और उससे बहुत पहले वो बलौदा बाजार से भी चुनाव जीत चुके थे। जबकि अजीत जोगी शहडोल और रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हो चुके थे। इसी तरह दिलीप सिंह जुदेओ बिलासपुर और जांजगीर से सांसद हुए, जबकि जशपुर से वो इलाका 300 किलोमीटर से दूर है। ऐसे जनाधार वाले नेताओं की छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति की बात कर रहे थे, चर्चा भूपेश बघेल की हो रही थी। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजनांदगांव से जिस तरह से वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं, अपनी पार्टी के आला कमान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जनाधार वाले नेता हैं। उनका जनाधार कैसा है, कितना है, यह तो शुरुआती रुझान से राजनांदगांव में स्पष्ट हो रहा है। हमने ग्राउंड पर जाकर कुछ लोगों से बातचीत की, वो वीडियो हम आपको आगे लगातार दिखाएंगे। तो भूपेश बघेल के विरुद्ध लोगों में
तीखा आक्रोश है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा वाला गुस्सा अभी गया नहीं है। हालांकि राजनांदगांव को छोड़कर उसके आसपास के इलाकों में कांग्रेस को खासी सफलता विधानसभा चुनाव में मिली थी, जबकि कवर्धा और पंडरिया में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा विजय हासिल की थी। वो विजय हासिल करने की वजह भी आपको पता होगी कि किस तरह से हिंदूवादी वोटर वहां एकजुट हो गए थे, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। ऐसी वजह और ऐसे माहौल के लिए जिस तरह की पूर्ववर्ती सरकार ने मोहम्मद अकबर को आगे रखकर तुष्टीकरण का कार्ड खेला था, वह उल्टा दांव पड़ गया था। फिलहाल जब बात मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की हो रही है तो जाहिर तौर पर विधानसभा से कहीं आगे मतदाता कुछ अलग दृष्टिकोण से सोचता है। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून वाले अपने पोस्टर जारी रखना बंद नहीं किया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भाजपा ने जो ताजा पोस्टर जारी किया वो बेहद हैरान करने वाला और बहुत कड़ा संदेश है। इससे भारतीय जनता पार्टी के इरादे भी साफ हो जाते हैं। सोनिया गांधी के चरणों में बैठकर दीपक बैज गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें टिकट दी जाए तो वो धर्मांतरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के पोस्टर न केवल तीखे कटाक्ष हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इरादों को भी साफ करते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने भी देर से ही सही पोस्टर का जवाब पोस्टर से देना शुरू किया है। पहले रायपुर के प्रत्याशी और मौजूदा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लैंड माफिया बताया और उसके बाद सरगुजा से भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज का भी एक पोस्टर जारी करते हुए उन्हें वॉशिंग मशीन के साथ दिखाया है। ऐसे पोस्टर वार के नतीजे क्या होंगे वो तो 4 जून को मतगणना से ही स्पष्ट होगा। ऐसी शुरुआती चुनावी तैयारियों से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पास एक गंभीर चुनौती है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मैदान पर उतार कर उनसे काम लिया जाए। दरअसल चुनौती भाजपा के पास ज्यादा है। जमीनी कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर शिकायत है कि सरकार बनने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्रियों के ओएसडी उनके फोन नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदार महिला नेत्री ने खुद मुझसे संपर्क कर और मुझसे ही बातचीत करते हुए बताया कि वो भी ऐसे कारणों से परेशान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, पार्टी की अपनी रीति नीति है, लेकिन जो व्यवहारिक सत्य है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्रियों के जो ओएसडी अपॉइंट किए जाते हैं उनका मूल काम भी यही होता है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को या संपर्क करने वाले लोगों को संतुष्ट किया जाए। कम से कम मंत्री जी के नाम से फोन तो अटेंड किया जाए। जब फोन ही अटेंड नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं असंतोष झलकेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक या संगठन के प्रमुखों को अच्छी तरह से पता है कि कुछ कार्यकर्ता यदि नाराज भी हो जाएं तो इन दिनों एक दौर चल रहा है कि ढेर सारे कांग्रेस और अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। ऐसी घटना बिलासपुर से सामने आई जहां शराब कारोबारी खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताने की कोशिश किया तो वहां स्थिति कुछ असहज हो गई। ऐसे हालात में शराब कारोबार से जुड़े हुए कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेकर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सत्ता जिसकी भी होती है ऐसे अवसरवादी कई लोग शामिल हो जाते हैं जो किसी न किसी तरह अपना उल्लू सीधा कर सकें। इसमें जमीनी कार्यकर्ता जो सिद्धांतों से, व्यवहार से और विचारों से जुड़े हैं वो हतोत्साहित होते हैं। इन सब बातों का ध्यान यदि नहीं रखा गया तो चुनाव परिणाम में कहीं ना कहीं इसका विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे व्यवहारिक सत्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। राजनीति की ऐसी रपटीली राहों को देखते हुए आम लोग जो सरल जीवन जीना चाहते हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते, जबकि हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे हालात हर जगह होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो बस्तर के राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ यह विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।